नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। खबरों के विश्लेषण के लिए मुंबई स्टूडियो से हर रोज की तरह जुड़ गए हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शुभम। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरों को हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। शुरुआत हम मॉनसून की खबर से करेंगे और उसके बाद एक बहुत जरूरी खबर होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में होगा बदलाव। जी हां, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये क्या असर डालेंगे, इनको समझेंगे। अमीर जमकर खरीद रहे लग्जरी प्रॉपर्टी, बड़ा निवेश आया है। बीते 1-2 साल में इस बाजार में बड़ा निवेश आया है कंपनियों की तरफ से, कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से, बड़े फैमिली हाउसेस की तरफ से। क्या ट्रेंड ये बताता है हमें, इसको समझेंगे। क्या इस बार आ जाएगा ओयो का आईपीओ? एक बार फिर से कोशिश शुरू हुई है, क्या इस बार ये कोशिश परवान चढ़ेगी, इसको जानेंगे। एलआईसी के नतीजों के भीतर क्या है, एलआईसी ने अपने नतीजे जारी किए। इन नतीजों के आंकड़ों को जानेंगे, समझेंगे, कैसी तस्वीर भविष्य की बनती दिख रही है इस कंपनी के लिए, ये जानेंगे। इसके बाद अमेरिका चलेंगे। किस मुसीबत में फंस गए मस्क? जी हां, एलन मस्क पर मुकदमे की तैयारी हो रही है। क्यों मुकदमा हुआ, क्या कुछ किया, कितना बड़ा संकट है ये मस्क के लिए, ये जानेंगे। और कर्ज की उगाही पर निकलेगा चीन। जी हां, पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर, स्पेशली गरीब मुल्कों को जो कर्ज दिया है इस साल, उसे उगाने की तैयारी है कि भाई बहुत दे दिया, अब वापसी शुरू हो। लेकिन एक ऐसे समय पे जब आप दुनिया भर में अपना रसूख जमा रहे हों, तब क्या आप कर्ज वापसी बहुत दमदार तरीके से कर पाएंगे? और यह भी समझना जरूरी है कि कर्ज वापसी जिनसे लेने जा रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इस पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे, इस पे विश्लेषण अंशुमान जी के साथ करेंगे। लेकिन पहली खबर मॉनसून से जुड़ी। मॉनसून केरल पहुंचने के बाद तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 24 मई को मॉनसून ने केरल में दस्तक दी थी और उसके बाद अगले 4 दिनों में यानी 27 मई को लगभग आधे महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। उधर पूर्वोत्तर से अधिकतर राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है। सामान्य तौर पर मॉनसून 10 जून तक आधा महाराष्ट्र और 5 जून तक पूर्वोत्तर के राज्य कवर करता है, लेकिन इस साल ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर, पहला तो यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों हर जगह मॉनसून जल्दी आ रहा है, और ये जल्दी बारिश का कोई फायदा भी है क्या? मानसून का जल्दी आना अप्रत्याशित है, मानसून का देर से आना स्वाभाविक है। भारत में जो पुराने मानसून के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, 16 साल पहले के आंकड़े जो हमें ऐसा बताते हैं, करीब 16 साल पहले मैं चार्ट देख रहा था, 16 साल पहले ऐसा हुआ था जब मानसून 2009 की बात है, जब मानसून का ऑनसेट मई के आखिरी हफ्तों में हो गया था। और उसके बाद से लगातार हम अगले एक दशक में, लगभग 1-1.5 दशक में मानसून को देरी से आता ही देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो दिखती है, और इसलिए हमें दिख रहा है कि भारत के बड़े हिस्सों में जहाँ इस समय तापमान ज़्यादा होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, वहाँ बारिश भी हो रही है और काफ़ी बारिश हो रही है। इसका असर हमें सब्जियों पर और बाकी चीज़ों पर दिखाई दे रहा है। अगर इस मानसून के चार्ट को आप सामने देखें, जो नीली रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं कि मानसून कितनी तेज़ी से मध्य महाराष्ट्र और उसके आगे तक निकल गया। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप कृषि के हिसाब से देखें, निवेश के हिसाब से देखें, और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, और शेयर बाजार की दृष्टि से देखें, तो भारतीय खेती के स्वभाव के हिसाब से जुलाई और अगस्त की बारिश ही सबसे महत्वपूर्ण बारिश होती है। वही सबसे महत्वपूर्ण मानसून का हिस्सा है। जून की बारिश और सितंबर की बारिश मानसून का ऑनसेट होती है। भारतीय फसलों को सबसे ज़्यादा नमी, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता, खासतौर से खरीफ की फसल को जून के अंत से अगस्त के अंत तक दिखाई पड़ती है, और वहीं से हमें कृषि उत्पादन के अनुमान और बाकी चीज़ें पता चलती हैं। ऐसा होता रहा है कि मानसून का ऑनसेट जल्दी हुआ है और उसके बाद हमने ड्राउट देखा है, हमने बाद के महीनों में सूखे की परिस्थिति देखी है, बारिश कम होने की परिस्थिति देखी है। तो इसलिए फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। हालांकि आईएमडी ने कहा है कि जून में सामान्य से अधिक बारिश होगी। मानसून की अगले महीने की प्रगति, अगले महीनों की प्रगति ज़्यादा संवेदनशील है, जल्दी आने से ज़्यादा।
केंद्र सरकार 117 साल पुराने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ग्रामीण मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी को डिजिटली मैनेज करने का प्रावधान है। इससे जुड़े कुछ प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। ये नियम प्रॉपर्टी डील में आसान बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। साथ में इससे पारदर्शिता भी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने सर क्या क्या प्रावधान किए हैं इस बिल में, अगर थोड़ा सा हम विस्तार से समझा सकें। ये महत्वपूर्ण बिल है। लगभग आप मान के चलिए 1908 का जो भारत का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके तहत आज भारत में सारी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। और इसका एक मसौदा तैयार किया गया है जिसे बिल में बदला जाएगा, जिसे रजिस्ट्रेशन बिल 2025 कहा जाएगा। इस प्रस्ताव को जनता की राय के लिए और अलग अलग पक्षों की, स्टेक होल्डर्स की राय के लिए सामने रखा गया है। 30 दिन के अंदर लोगों को इसमें अपनी राय देनी है। रजिस्ट्रेशन बिल में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें मैं पढ़कर बताता हूं। पहली चीज तो यह कि यह बिल पहली बार प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करता है, जो भारत में इससे पहले नहीं होता था। आज भी सभी शहरों में प्रॉपर्टी का ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है। लोगों को प्रॉपर्टी दफ्तर जाना पड़ता है और तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, आपकी प्रॉपर्टी की फीस का, डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करने की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट को डिजिटली लेने की सुविधा, रिकॉर्ड्स को डिजिटली मेंटेन करने की सुविधा, ये सब इस बिल के नए पहलू होने वाले हैं। भारत में पिछले करीब 10-12 सालों से, 15 सालों से भूमि रिकॉर्ड्स का, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की कोशिश अलग अलग स्तर पर चल रही है। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के साथ इस प्रक्रिया में जो लोग रजिस्टर होंगे, अगर ये बिल मंजूर होता है तो वो पहले दिन से ही उनके लैंड रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में चले जाएंगे। आपको ये भी पता होगा, जो दर्शक लगातार इन चीज़ों को समझ रहे हैं, कि डीमैट फॉर्म में भी रजिस्ट्री को रखने की व्यवस्था शुरू की जा रही थी। दूसरी बात यह कि जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, जो आपकी प्रॉपर्टी का अनिवार्य पंजीकरण है, बगैर पंजीकरण के आपको उस पर मालिकाना हक स्थापित नहीं होता, उसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत है, उनकी एक नई सूची आएगी, ऐसा इस बिल से संकेत मिलता है, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नीज, सेल सर्टिफिकेट जो अलग अलग अथॉरिटीज से दिए गए थे, मॉर्टगेज के जो एग्रीमेंट्स दिए जाते हैं वो, और कई और नए दस्तावेज इसमें जोड़े जाएंगे, जिससे कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को थोड़ा व्यापक बनाया जा सके। इसके अलावा लैंड और लैंड के रजिस्ट्रेशन की और जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी बदला जाएगा, क्योंकि 100-125 साल पुराना कानून है, तो प्रोसीजर्स को बदलने की भी तैयारी हो रही है। पंजीकरण करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनके स्वरूप में, उनके कामकाज में भी बदलाव किया जाएगा। तो इस दृष्टि से भारत में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में ये बड़ा बदलाव है, बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है जो ये बिल लेकर आएगा, जिसे चर्चा के लिए लोगों के सामने रखा गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिए जाने वाले लोन पर एनबीएफसी कंपनियों को ज्यादा प्रोविजनिंग के लिए आरबीआई के निर्देश के बाद एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से एमएसएमई कंपनियों को दिया जाने वाला कर्ज महंगा हो सकता है। एमएसएमई कंपनियों को दिए जाने वाला कर्ज, अधिकतर कर्ज क्रेडिट गारंटी स्कीम के दायरे में आता है। ऐसे में एनबीएफसी कंपनियों की प्रोविजनिंग बढ़ती है तो निश्चित सी बात है कि उनके पास कर्ज देने के लिए पैसा कम बचेगा। ऐसे लोगों को कर्ज दिया जाएगा जो बेहतर प्रोफाइल वाले होंगे, और इसलिए जो व्यापक पैमाने पर कर्ज दिया जाता है वो निश्चित सी बात है कि थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। सर, लोन महंगा भी होगा? हाँ, लोन महंगे होने का रिस्क है, क्योंकि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो एमएसएमई सेक्टर को कर्ज का प्रवाह बढ़ाने के लिए की गई थी। कोविड के दौरान इस पर हमने काफ़ी सक्रियता देखी थी। इससे पहले भी इस तरीके की स्कीम आती रही है, लेकिन अब एनबीएफसी सेक्टर को अच्छी कंपनियों और खराब कंपनियों के बीच फर्क करना होगा। इसके अलावा जो डिजिटल लोन डिफॉल्ट गारंटी जो फिनटेक कंपनियों के जरिए दी जाती है, वो भी एक पहलू है जो इसमें जुड़कर सामने आ गया है। तो जो खराब साख वाली एमएसएमई है या जिनके कर्ज के रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, उन्हें कर्ज में मुश्किल भी हो सकती है और उनके लिए कर्ज महंगा भी हो सकता है। भारत के अमीर परिवार अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए लग्जरी प्रॉपर्टी में निवेश बढ़ा रहे हैं। अमीर परिवारों ने वित्त वर्ष 2025 तक बीते 3 वर्षों में लग्जरी प्रॉपर्टी में करीब 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो उससे पहले के 3 वर्षों के मुकाबले लग्जरी प्रॉपर्टी में हुए निवेश के 90% ज्यादा है। इस निवेश में उद्योगपति, कंपनियों के प्रमोटर और कई फैमिली ऑफिस आगे आए हैं। सर, क्या बता रहा है ये ट्रेंड हमें?
20 करोड़ 25 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज में निवेश जिनको लग्जरी और लाइफ स्टाइल प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, ये एक नया ट्रेंड है। बहुत छोटा तबका है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि ये भारत में जो सरप्लस वेल्थ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और ये केवल लाइफ स्टाइल या लग्जरी खरीद नहीं है, बल्कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अगली पीढ़ियों की संपत्ति क्रिएट करने के लिए ये लाइफ स्टाइल लग्जरी प्रॉपर्टीज में निवेश बढ़ रहा है। क्योंकि भारत के फैमिली ऑफिसेस के पास, परिवारों के पास सरप्लस फंड्स हैं, निवेश के विकल्प सीमित हैं। उन निवेश के विकल्पों के इस्तेमाल के बाद भी प्रॉपर्टी एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा से वेल्थी लोगों की, पूरी दुनिया में जो भी वेल्थ क्रिएट करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉपर्टी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। और बल्कि कहा भी जाता है शुभम, वित्तीय बाजार की दुनिया में कि आप नौकरी से, स्टॉक से, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से कमाइए, पर वेल्थ क्रिएट करने के लिए कुछ और करना चाहिए। तो जिन लोगों के पास फंड्स हैं वो इन प्रॉपर्टीज को खरीद के जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक नया बाजार भी बना रहा है। इस तरीके की प्रॉपर्टी परियोजनाएं भारत में बेहद सीमित हैं। जैसे कि दिल्ली और एनसीआर में हमने एक दो ऐसी परियोजनाएं देखी जहां 20 करोड़ और 25 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स हैं। तो ये जो नई जनरेशन या जो जिस तरीके की प्रॉपर्टी की खरीद हो रही है, वो मुंबई में, दिल्ली में और बड़े शहरों में महंगी और महंगी सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी के एक छोटे से लेकिन नए बाजार को तैयार कर रही है। आईपीओ बाजार में कई बड़े आईपीओ दस्तक दे सकते हैं। होटल रूम एग्रीगेटर ओयो एक बार फिर से अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी अगले हफ्ते मर्चेंट बैंकर्स के साथ बैठक कर सकता है। कंपनी 6-7 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर आईपीओ ला सकती है। उधर टाटा ग्रुप की एक और कंपनी आईपीओ की जल्द तैयारी कर रही है। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स जल्द ही टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर फैसला ले सकती है। सर, 2 आईपीओ हैं, एक सवाल दोनों पर। पहला सवाल ओयो पर, क्या इस बार जो तैयारी है कामयाबी मिल पाएगी? ओयो की ये तीसरी कोशिश होगी। अगर आप देखें तो शुभम, पहला जो डीआरएचपी ओयो ने फाइल किया था 2021 में सेबी के पास, उसे वापस ले लिया गया था। फिर दूसरा एक कॉन्फिडेंशियल चैनल से 2023 में डीआरएचपी फाइल किया गया था, जिसे फिर वापस ले लिया गया था। तीसरी बार ओयो आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। जो पहला डीआरएचपी था उसमें 8,430 करोड़ रुपए के आईपीओ की साइज रखी गई थी। ओयो ने लगातार पिछले 3 साल में कोशिश की है, पर कभी नियामकों की स्थिति, कभी बाजार की परिस्थिति और कभी कंपनी के अपने कामकाज के कारण चीजें नतीजे तक नहीं पहुंचती हैं। मर्चेंट बैंकर से सम्माना जा रहा, बाजार में चर्चा है कि मर्चेंट बैंकर्स ओयो के आईपीओ को लेकर उतने सहमत, उतने उत्साहित नहीं हो पाए हैं। लेकिन इस बार ओयो फिर कोशिश कर रही। इस बीच में और भी कई विवाद और सवाल ओयो के साथ जुड़े रहे हैं। जो अब कोशिश है वो ये है कि ओयो करीब 2.2 बिलियन डॉलर का जो लोन ले रखा है ओयो ने, उसे चुकाने के लिए ओयो को इस आईपीओ को जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत है। क्या प्रतिक्रिया होगी बाजार की, मर्चेंट बैंकर्स की और सेबी की, इस पर हमारी निगाह रहेगी। सर, एक और बड़ा आईपीओ है टाटा कैपिटल का, ये आ सकता है। क्या आपको लगता है प्राइमरी मार्केट में फिर से गतिविधियां बढ़ेंगी? इस आईपीओ को लेकर क्या तैयारियां हैं? टाटा कैपिटल के आईपीओ का बाजार इंतजार कर रहा है। बल्कि एक खबर आई थी 2-3 महीने पहले शुभम की, टाटा कैपिटल ने कॉन्फिडेंशियल रूट से सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल भी कर दिया था। टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक है जिसमें टाटा कैपिटल के आईपीओ को मंजूरी दी जाएगी, और यहाँ से प्राइमरी मार्केट के लिए उत्साह का एक दौर शुरू होगा। क्योंकि हमने शेयर बाजारों में गिरावट के इस दौर में हाल फिलहाल में आईपीओ की गतिविधि को थोड़ा सा सिकुड़ते देखा है। पिछले साल हमने आईपीओ में काफ़ी बड़ी सक्रियता देखी थी। अब बड़ी कंपनियां आईपीओ की तैयारी में नहीं है, और हाल फिलहाल में टाटा कैपिटल पहली कंपनी होगी जिसमें जो पुराना डीआरएचपी था उस हिसाब से 15,000 करोड़ के आईपीओ की संभावना है। जो आईपीओ गया, जो प्रस्ताव टाटा सन्स की तरफ से सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल रूट से भेजा गया था, उसका आकार करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास था। इस बीच एलआईसी के नतीजे आए। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 38% से ज्यादा बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो अब तक का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा है। इन नतीजों के बाद कंपनी के शेयर होल्डर्स को 12 रुपए प्रति शेयर के बोनस की भी घोषणा की गई। कंपनी को प्रीमियम से होने वाली कमाई को देखें तो उसमें हल्की कमी आई है। साथ में लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में कंपनी की हिस्सेदारी अब 57% रह गई है। सर, बढ़िया मुनाफा आया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला जो चाहिए था। भीतर से इनको समझें आंकड़ों को, तो आपको क्या तस्वीर बनती दिखती है?
ये LIC के नतीजे ऊपर से देखने में बेहद अच्छे थे। शेयर आज स्टॉक भी ठीक ठाक चला, बाजार में स्टॉक को भी अच्छा समर्थन मिला और रिकॉर्ड मुनाफा था। दरअसल अगर आप इसमें एक और अपनी चीज़ों में जोड़ लें तो 56,190 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बोनस भी दिया LIC ने अपने पॉलिसी धारकों को, जिनकी संख्या शेयर धारकों से ज़्यादा बड़ी है। 12 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। कुल प्रीमियम इनकम 4,88,4.88 लाख करोड़ रुपए हो गई। ये मोटे आंकड़े थे, जो आंकड़े उत्साहित भी करने वाले भी थे और सबसे बड़ा मुनाफा था। लेकिन अगर आप भीतर जाएं और आंकड़ों को खोल कर देखें डेटा पॉइंट में, तो हमें LIC के भीतर जो दबाव बनता दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। और चूंकि पिछले 2 साल में भारतीय बाजार में बीमा में नियमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनकी रोशनी में इनको समझा जाना चाहिए। डेटा पॉइंट को हम यहां रोकेंगे। पहला बड़ा बदलाव यह हुआ कि सरकार ने LIC जैसी व्यवस्थाओं पर या बीमा जैसी व्यवस्थाओं पर टैक्स की रियायतों को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया, जो TC का था, और सरकार ने अब बचतों पर रियायत बंद कर दी, जिससे कि बीमा का टैक्स सेविंग के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आकर्षण कम हुआ, जिसका असर हमें LIC पर दिखाई दिया। और दूसरा, जो सरेंडर वैल्यू को लेकर IRDA ने नए नियम बदले, उनका असर LIC पर दिखाई दिया। अब आप ध्यान से देखिए LIC की चुनौतियां क्या हैं इसकी रोशनी में। LIC की पॉलिसी बिक्री घट गई है। पिछले 2000 में 2024 में LIC ने करीब 2.3 करोड़ पॉलिसी बेची थी, जो अब घट के 1.77 करोड़ रह गई हैं। चौथी तिमाही में नेट प्रीमियम इनकम में भी कमी आई है, जो ये बताती है कि जो नया बिजनेस और नई नेट इनकम है उसमें भी कमी है। नियामक ने जो बदलाव किए हमने आपको जिक्र किया सरेंडर वैल्यू को लेकर, और बाजार में जो नई प्रतिस्पर्धा आई निजी कंपनियों की तरफ से, खासतौर से टर्म इंश्योरेंस के बाजार में, वो LIC की बढ़ती हुई चुनौतियां बता रही है। नए सरेंडर नियमों ने नए बिजनेस पर दबाव बनाया है और न्यू बिजनेस की ग्रोथ उतनी आकर्षक नहीं है LIC के बहुत अच्छे मुनाफे की तस्वीर के भीतर से अगर देखें। जीवन बीमा कारोबार में LIC की हिस्सेदारी करीब 57% है, जो सितंबर 2022 में 68% से ऊपर थी। यानी लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में बीमा में LIC की हिस्सेदारी घट रही है। तो ये अच्छे नतीजों के भीतर की तस्वीर है। सर, फिर आगे की क्या तैयारियां होंगी LIC की, आपको क्या लगता है इन नतीजों की रोशनी में? LIC पहली कंपनी होने वाली है भारत में जिसे कंपोजिट लाइसेंस मिला है, जो अब लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी देगी, जिस पर अब लोगों की निगाहें हैं और निवेशकों की खासतौर पर निगाहें हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में आकर LIC कैसा डिसरप्शन लेना चाहती है। LIC ने इसके संकेत भी दिए थे। मणिपाल सिग्ना इंश्योरेंस में करीब 50% हिस्सेदारी लेने की संभावना है, और यह पहली बार ऐसा होगा जब कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आएगी। यहाँ काफ़ी उत्सुकताएं हैं बाजार में। जब आप चर्चा करें LIC किस तरीके की पॉलिसी लाएगी, सस्ती पॉलिसी लाकर क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस के मार्केट को डिसरप्ट करेगी, एक जनरल इंश्योरेंस और एक हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की बंडलिंग कैसे होगी, क्योंकि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पिछले 2 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, पॉलिसी की महंगाई बढ़ी है। तो क्या LIC सस्ती पॉलिसी लाकर उस तरीके की सेवाएं या उस तरीके के हॉस्पिटल्स नेटवर्क को जोड़ पाएगी जो निजी कंपनियों के साथ काम करते हैं, ये देखना होगा। तो LIC की दृष्टि से और भारत के बीमा उद्योग की दृष्टि से अगली तिमाही खासी महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां हम पहली बार एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस ऑफर करते हुए देखेंगे, और उसी से LIC के भविष्य के ग्रोथ की, भविष्य के अच्छे बिजनेस की संभावनाएं भी बनती दिखेंगी। चलिए अगली खबर। अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर में देशों में स्थित अपने दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे फिलहाल स्टूडेंट वीजा के लिए नए आवेदनों पर आवेदकों के नए इंटरव्यू ना लें। इंटरव्यू से पहले अमेरिकी प्रशासन उन सभी की आवेदकों की जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इनकी जांच करेगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सर, ये कैसा फैसला कि क्यों रोका गया, और कि कैसा फैसला है कि सोशल मीडिया हैंडल देखकर फिर बुलाया जाएगा? ट्रंप सरकार से इस तरीके के फैसलों की अपेक्षा की जाती है। जो हम लगातार फैसले देख रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल है, जो वीज़ा के इंटरव्यू के प्रोसेस में थे। मार्को रूबियो की तरफ से जो वहाँ के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि इंटरव्यूज़ रोक दिए जाएंगे और जिन लोगों के आवेदन आए उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का अध्ययन किया जाएगा। ये मामला हार्वर्ड के साथ जो व्हाइट हाउस का विवाद शुरू हुआ है, ट्रंप का जो विवाद शुरू हुआ है, उसकी परिणति के तौर पर देखा जा रहा है। हार्वर्ड पर ट्रंप ने सख्ती की है, आगे भी सहायता, जो बची हुई सहायता उसे रोकने का भी निर्देश दिया है। हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है, और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन किसी भी स्टूडेंट को, छात्र को वीज़ा देने से पहले ये जांच लेना चाहता है कि उसने पिछले वर्षों में अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है, उसका
राजनीतिक रुख क्या है, दुनिया की अलग अलग घटनाओं के मामले में उसकी प्रतिक्रिया क्या है। और ये अपने तरीके का एक पहला प्रयोग है जो अमेरिका वीज़ा देने के मामले में करने जा रहा है, खासतौर से स्टूडेंट वीज़ा के मामले में। ये कब खोले जाएंगे तो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका ने इस प्रक्रिया को लागू किया तो दुनिया के अन्य देश भी ऐसा नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चलेगा। अमेरिका में कई राज्यों ने मस्क के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से डीओजी विभाग के जरिए कई जगहों पर फंडिंग रोकी है, साथ में संवेदनशील डेटा को गैर कानूनी तरीके से एक्सेस किया है। सर, क्या लगता है फंस गए मस्क? मस्क अब थोड़ी गहरी मुश्किल में है शुभम, क्योंकि ये जो डीओजी नाम का डिपार्टमेंट बना था, जिसके पहले दिन से इस बात की चर्चा थी अमेरिका की राजनीति में, कानूनी हलकों में, कि ऐसे अचानक एक नया विभाग कैसे बनाया जा सकता है और उसमें एक गैर सरकारी व्यक्ति को कैसे नियुक्त किया जा सकता है। तो डीओजी के हेड के तौर पर मस्क की नियुक्ति के खिलाफ मुकदमा है और हम डेटा पॉइंट में समझते हैं कि हो क्या रहा है। डीओजी के खिलाफ अमेरिका के 14 राज्य अदालत में गए और कहा गया है कि यह संविधान के खिलाफ है। ट्रंप ने सीनेट की मंजूरी के बिना मस्क को स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिया और एक बड़े विभाग का नेतृत्व दे दिया, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि जो सारे सरकारी विभाग हैं उनमें खर्च की कटौती करे और उनका पुनर्गठन करे। राज्य सरकारों का मानना है कि यह अमेरिका के संविधान के पूरी तरह खिलाफ है। और यह भी, इसके साथ राज्य सरकारों ने यह भी कहा है कि मस्क ने कई एजेंसियां बंद कर दी, कई तरीके के खर्च काट दिए और बहुत सारा संवेदनशील डेटा जिस पर किसी निजी व्यक्ति की पहुंच नहीं होनी चाहिए थी, ट्रंप ने उसमें अपनी पहुंच हासिल की है और इससे अमेरिका के लोगों की गोपनीयता पर असर पड़ा है ट्रंप के डीओजी के जरिए। और डीओजी एक किस्म से असंवैधानिक संस्था है। अदालत ने डीओजी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं माना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। यानी यहां आज की परिस्थिति में मस्क की नियुक्ति और डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, दोनों असंवैधानिक रूप से साबित हुई हैं और कानूनी कार्रवाई इस पर आगे बढ़ रही है। चीन में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों के बीच प्राइस वॉर छिड़ गया है। हाल ही में BYD ने अपने मॉडल्स में 35% तक की कमी की थी। BYD की तर्ज पर दूसरी कार कंपनियों ने भी दाम घटाए हैं। सभी कंपनियों के औसतन 17% तक दाम नीचे आ गए हैं। छूट के रास्ते ये प्राइस कटौती दी जा रही है। इस प्राइस वॉर की वजह दरअसल चीन की छोटी EV कंपनियों के घाटे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सर, क्या कुछ हो रहा है ये चीन के बाजार में? जापान के बाजार पर हमने पिछले हफ्ते 2 दिन पहले बात की थी कि जापान और चीन और यूरोप और अमेरिका, ये 5-6 बड़े ऑटो हब हैं जिनमें खासी उथल पुथल मची हुई है। यूरोप में भी ऐसी परिस्थिति है। जापान के बाजार के बारे में हमने चर्चा की थी। चीन के बाजार में बड़ी उथल पुथल है। चीन के बाजार में चीन की प्रमुख बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें 14 से 34% तक घटा दी हैं, सस्ती कर दी हैं। जो सबसे लोकप्रिय BYD की EV है, सीगल जिसको कहते हैं, सीगल EV, उस पर करीब $7,000, $7,000 से $8,000 की छूट दी गई है। BYD की तर्ज पर चैगान और लीप मोटर, जो 2 और बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ कीमतें घटाई हैं। EVs पर सबसे ज़्यादा कटौती की गई है। BYD के डीलरों के पास अब 3-4 महीने तक की इन्वेंट्री मौजूद है, यानी 1.5 लाख अतिरिक्त गाड़ियाँ मौजूद हैं। BYD में चीन में EV की कीमतों में औसतन माना जा रहा है कि 16% की कमी की गई है। इसके बाद जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें भारी घाटा होने की संभावना है। अगर हम चीन के पूरे ऑटो बाजार को देखें तो जो करीब 170 के आसपास ऑटो कंपनियां हैं, जिनमें आधी से ज़्यादा कंपनियां बेहद छोटी और कम मॉडल्स बनाती हैं। इसलिए इस प्राइस वार में छोटी कंपनियों का बुरा हाल हो सकता है, अधिग्रहण बढ़ेंगे और इन कंपनियों की स्टॉक्स में तेज गिरावट हमें आने में दिखाई दे रही है। इसके साथ चीन में एक यूज्ड और 0 माइलेज कार की कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई है। ऐसा पता चल रहा है कि चीन के में कार डीलर्स ने नई कारों को यूज्ड कार के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और प्लेट है, वो कभी चली नहीं है, और फिर उन्हें सेकेंड हैंड मार्केट में बेचा जा रहा है। जो यूज्ड कार मार्केट है, ऐसे 3 से 4 हज़ार वेंडर्स हैं जो इसे बेच रहे हैं। और इसके लिए चीन का जो ऑटो रेगुलेटर है उसने कंपनियों से बातचीत करके जांच भी शुरू कर दी है। तो सर, फिर इसका ग्लोबल मार्केट पे भी असर पड़ेगा देर सवेर?
हाँ, क्योंकि चीन में प्राइस कट शुरू हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि चीन की कंपनियां अभी तो घरेलू बाजार को आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन चूंकि ईवी का निर्यात पिछले साल 2025 में करीब 33% तक बढ़ा है चीन से, तो चीन की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में भी मुनाफा कमाने के लिए इस तरीके का प्रयोग कर सकती हैं। वैसे भी चीन की कारें सस्ती हैं और 2025-26 में विश्व बाजारों में और भी प्रतिस्पर्धा दे सकती हैं कि अगर ये पूरी व्यवस्था सफल रही, क्योंकि कीमतों में डिस्काउंट कारों पर लागत कम करने के साथ दिया जा रहा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसी तरह से रियायतें पास ऑन की गई तो यूरोप और जापान की कंपनियां जिनके लिए बेहद चुनौतियां हैं टैरिफ के कारण, उन्हें बाजार में नुकसान होगा। इधर चीन के भीतर भी जो पश्चिमी और जापानी कंपनियों के ब्रांड हैं, खासतौर से टेस्ला और बाकी ब्रांड हैं, उन्हें भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो चीन का बाजार गंवा रहे हैं। BYD और लीप मोटर्स, चगैन जैसी कंपनियां बेहद सस्ती कारें बेच रही हैं। अमेरिका में USDC स्टेबल कॉइन जारी करने वाला सर्कल इंटरनेट ग्रुप IPO लाने की तैयारी कर रहा है। ग्रुप की IPO के जरिए $624 मिलियन जुटाने की योजना है और IPO में शेयर का प्राइस बैंड $24 से $26 के बीच हो सकता है। कंपनी का स्टेबल कॉइन एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है जिसके पीछे अमेरिकी डॉलर या डॉलर आधारित सिक्योरिटीज की बैंकिंग है। सर, इतनी सक्रियता स्टेबल कॉइन में अचानक क्यों? क्रिप्टो बाजार में ज़बरदस्त सक्रियता है। बिटकॉइन की कीमतें हम आपको रोज़ सुबह उंगलियों की दुनिया में बताते हैं। बिटकॉइन की कीमतें $1 लाख से ऊपर हैं। अमेरिकी सरकार के नियम बदलने के बाद पूरा क्रिप्टो बाजार नए उथल पुथल से गुजर रहा है और इसमें स्टेबल कॉइन्स को लेकर सबसे ज़्यादा सक्रियता है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को ज़्यादा भरोसेमंद माना जा रहा है मौजूदा परिस्थिति में। स्टेबल कॉइन्स भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती हैं जिनके पीछे किसी एसेट को, किसी संपत्ति को जोड़ा जाता है। इसमें जारी करने वाली कंपनियां गोल्ड को, सरकारी ट्रेजरी को, बॉन्ड को, डॉलर को इसे आधार बनाती हैं। स्टेबल कॉइन्स पर अमेरिका में नए नियम जब से बने हैं उसके बाद से सक्रियता आई और इसलिए सर्किल का जो IPO जिसका जिक्र शुभम ने किया वो इसी रोशनी में आ रहा है। जीनियस और स्टेबल 2 एक्ट बने हैं अमेरिका में। इन एक्ट्स के तहत 1 के अनुपात में 1 रिजर्व रखा जाएगा, यानी एक स्टेबल कॉइन होगा तो उसके अगेंस्ट कोई एक एसेट, चाहे गोल्ड हो या डॉलर हो या ट्रेजरी हो, रखा जाएगा। नियमित ऑडिट किए जाएंगे और स्टेबल कॉइन जारी करने के लिए राज्यों की लाइसेंसिंग अनिवार्य है। मतलब ये नए तरीके की करेंसी जारी करने की लाइसेंस सरकारों की तरफ से दिया जाएगा। बैंकों से कहा गया है कि वो इंश्योर्ड डिपॉजिट के बदले स्टेबल कॉइन्स जारी कर सकते हैं। इसे ऐसे समझने जैसी चीज है कि बैंक अगर कुछ सर्टेन चीज डिपॉजिट्स में रखते हैं और उस डिपॉजिट का बीमा होता है तो उसके बदले स्टेबल कॉइन्स दे सकते हैं। यूरोप में स्टेबल कॉइन्स के नए नियम आए हैं। यूरोप ने कहा है कि जो भी स्टेबल कॉइन्स जारी करेगा उसे पूरा रिजर्व बनाना पड़ेगा। जितने वैल्यू के कॉइन उतने ही वैल्यू का रिजर्व, बार बार और सख्त ऑडिट होगा। यूरो की सुरक्षा के लिए डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन्स में लेनदेन की सीमा तय की गई है। इंश्योर्ड कॉइन्स की छूट नहीं है। इंटरेस्ट देने वाले कॉइन्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हांगकांग, सिंगापुर में भी फिनटेक सैंडबॉक्स के तहत इनकी छूट मिलने वाली है। तो दुनिया के 3 भूगोलों में, अमेरिका, यूरोप और एशिया के इन तीनों भूगोलों में क्रिप्टो करेंसी मुख्य धारा में आ रही है और कानूनी रूप से इसे मान्यता दी जा रही है, चाहे वो माइनिंग वाली करेंसी हो या स्टेबल कॉइन्स हो। पर स्टेबल कॉइन्स पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है क्योंकि इनके पीछे कोई स्टेबल एसेट खड़ी हुई है। सर, 3 भूगोलों की आपने बात की, जापान में भी इन दिनों सर काफी उथल पुथल मची हुई है क्रिप्टो को लेकर। जापान में एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। जापान लगातार सुर्खियों में है अलग अलग कारणों से और यह कारण बेहद दिलचस्प है। जापान में कंपनी है मेटा प्लैनेट, जो बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी है। बिटकॉइन ट्रेजरीज के बारे में आप जानते होंगे। बिटकॉइन ट्रेजरीज बिटकॉइन की माइनिंग करके अपने पास रखती हैं और उनके वैल्यूएशन का फायदा उठाते हैं। मेटा प्लैनेट इस समय जापान के स्टॉक मार्केट का सबसे सक्रिय स्टॉक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में मेटा प्लैनेट ने सॉफ्टबैंक और मित्सुबिशी को भी स्टॉक मार्केट में पीछे छोड़ दिया है। ये एशिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन ट्रेजरी है और दुनिया में बिटकॉइन ट्रेजरी के रैंकिंग में इसका नंबर 11वां है। जो ताजे आंकड़े आए जिसके बाद मेटा प्लैनेट में इतनी तेज बढ़ोतरी हुई, पहली तिमाही में बिटकॉइन की आय 88% बढ़ी है। नेट एसेट 200% बढ़ी है। कंपनी ने इस साल करीब 500 नए कॉइन जोड़े हैं अपनी ट्रेजरी में। 6700 बिटकॉइंस की ट्रेजरी ये कंपनी बना रही है। और जापान में जो टैक्स मुक्त खाते हैं, युवा खाते जिनको नीसा खाते कहा जाता है, उन खातों से बिटकॉइन के मेटा प्लैनेट के स्टॉक्स को में सबसे ज़्यादा खरीद की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं चीन की तरफ। अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर के देशों को कर्ज बांटने के बाद अब चीन कर्ज की उगाही शुरू करने वाला है। इस साल चीन दुनिया भर के 75 सबसे गरीब देशों से करीब 22 अरब डॉलर की उगाही करेगा। ये सभी देश ऐसे हैं जो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। तो सर, चीन दुनिया में इस समय कर्ज की उगाही करने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि उगाही का सबसे अच्छा समय तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसे समय में जब आप एक तरफ अपनी दुनिया में पहुंच बना रहे हैं, दूसरी तरफ वसूली, किस नजरिए से देखा जाए? लॉवी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई, ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई चीन के ग्लोबल कर्ज को लेकर। जिन लोगों को G20 समिट की याद होगी जो भारत में होस्ट हुआ था और भारत उसका चेयरमैन था, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा यह था कि चीन के कर्ज से तीसरी दुनिया के देशों को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, और जो कर्ज मुक्ति का कार्यक्रम उसमें डिस्कस होना था वो बाद में नहीं हो पाया। चीन के विरोध के कारण वो पूरी बात पटरी से उतर गई और तब से आज तक दुनिया में जो सॉवरेन क्रेडिट के में फंसे हुए देश हैं उनको उबारने की का कोई ढांचा नहीं बन पाया। चीन उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। करीब करीब जो आंकड़े मिल रहे हैं 2025 में चीन 22 बिलियन डॉलर की वसूली कर सकता है, यानी 22 बिलियन डॉलर की देनदारी अफ्रीका के, एशिया के छोटे छोटे मुल्कों की तरफ से आ रही है, जिनकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, जिनके यहाँ वित्तीय व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए चीन ने कर्ज दिया है। तो वसूली की संभावना तो है, लेकिन चीन की इस समय सबसे बड़ी दुविधा यह है कि चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वार में एक नए तरीके की व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने व्यापार का उदारीकरण कर रहा है, दुनिया के अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है। ऐसी स्थिति में कोई गला दबाने वाली वसूली अगर चीन की तरफ से आती है तो ये जो पूरा अभियान चल रहा है पूरी दुनिया में एक दूसरे ध्रुव के तौर पर उभरने का चीन का, क्योंकि रूस का ध्रुव पिघल चुका है उसमें बाधा आ सकती है चीन की तरफ से। अभी चीन की तरफ से इस कर्ज की वसूली को लेकर कोई संकेत या उदाहरण कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर इस पर टकराव बढ़ता है, क्योंकि चीन वसूली के मामले में दुनिया में बेहद कुख्यात देश है। चीन ने तमाम देशों में संपत्तियों पर कब्जा किया है, माइंस पर कब्जा किया है, लैंड ली है कर्ज की वसूली के जरिए। श्रीलंका हमारे बगल का उदाहरण है जहां कर्ज के बदले पूरा बंदरगाह ले लिया गया। तो इस मामले में चीन का रिकॉर्ड काफी खराब है दुनिया में कर्ज को वसूली के मामले में। तो अब ये दुविधा है, दुनिया के प्रेक्षक और बाकी लोग इसे बहुत करीब से देख रहे हैं कि जो बदला हुआ चीन है, जो अमेरिका के सामने खड़ा होना चाहता है और अपना बाजार उदार कर रहा है, क्या कर्ज की वसूली में वैसी ही महाजनी करेगा वो जो इससे पहले करता आया है, या इन देशों को कुछ रियायत मिलेगी? ये अगले कुछ महीनों में एक देखने वाला परिदृश्य होगा। बिल्कुल। तो आप ये मान सकते हैं, अंशुमान जी ने जैसा कहा कि श्रीलंका से अगर आप उदाहरण लीजिए तो आप ये मान सकते हैं कि अब उगाही नहीं, कब्जा करने निकलेगा चीन। अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो बताइए फिर क्या दे रहे हैं। चलिए, आज के बोनस पॉइंट में इतना ही। अमेरिका, जापान, और हम कहाँ गए? चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप, सब कुछ बता देते हैं अंशुमान जी इस आधे घंटे में। बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया बोनस पॉइंट देखने के लिए, इतने सारे संदेश भेजने के लिए। कोई सुझाव हो तो और भेजिए हमको, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलते चलते आपको याद दिला दूं, केवल 2 दिन बचे अर्थम की नई किस्त आने में। किन के लिए? मेंबर्स के लिए। तो अगर आप अभी तक बोनस की मेंबरशिप नहीं ली है, आपने परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप YouTube की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल अर्थम नहीं, आने वाले महीने में, जून या आने वाला हफ्ता कह लीजिए, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, कार्यक्रम हैं, शोज हैं, चेहरे हैं, सलाहें हैं जो आपको सिर्फ मेंबर बनने पर ही मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है आप लोग मेंबर बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखिए, समझिए, जानिए। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।